अपने 7th चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद एक वीडियो हमारी केस स्टडीज की है और फिर हमारा ये चैप्टर खत्म। चलो बिना और वक्त जाया करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्टिंग का क्या मतलब था? इसका मतलब ये था लोगों को ये बताना कि क्या करें और फिर ये देखना कि वो जो कर रहे हैं वो बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी है या नहीं। मेरे को रिपीट करने की जरूरत है? आई डोंट थिंक सो कि आपको ये तो पता ही है कि डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, कि लोगों को बताना और ये देखना कि वो अपनी एबिलिटीज जितना काम कर रहे हैं या नहीं। चलो अब इसके फीचर्स देख लेते हैं। पहला फीचर क्या था? पहला फीचर ये था कि ये इनिशिएट करता है क्या? एक्शन, यानी कि ये हमारा एग्जीक्यूशन पार्ट होता है। आपको पता है ना, एक हमारी प्लानिंग होती है जिसमें हम एक्चुअली सेट करते हैं कि क्या क्या चीज हमें करनी थी। फिर हमारी ऑर्गेनाइजिंग होती है कि कैसे कैसे हम डिपार्टमेंट्स बनाएंगे, कैसे कैसे लोगों को हम रखेंगे। तो अभी तक जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ एक पेपर पे कर रहे हैं। अब हम फाइनली अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। तो पहला फीचर क्या हुआ कि ये इनिशिएट करता है एक्शन। फिर दूसरा ये है कि ये फ्लो करता है। कैसे? टॉप टू बॉटम। फिर ये मैनेजमेंट का फंक्शन होता है, तो इसलिए मैनेजमेंट की भी चीजें इसमें आएंगी, जैसे कि ऑल परवेसिव। ये कहीं पे भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लग सकता है। फिर फोर्थ आता है कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि इट कीप्स ऑन गोइंग। ठीक है, हमारे फीचर्स हो गए। ये हमारे फीचर्स थे, इनिशिएट एक्शन, फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऑल परवेसिव और कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब इसके एलिमेंट्स कौन कौन से थे? क्या कौन कौन से थे एलिमेंट्स? 4 तरीके के एलिमेंट्स थे। पहला सुपरविजन, उसके बाद लीडरशिप, कम्युनिकेशन और मोटिवेशन। ये 4 तरीके के एलिमेंट्स थे जिनको हम अलग अलग कैटेगरी में आप पढ़ेंगे। सुपरविजन, सुपरविजन का मतलब ये होता है कि जो हमारे जूनियर्स हैं यानी कि सबऑर्डिनेट्स हैं, उनके ऊपर नजर रखना, उनको देखना कि वो काम कैसे कर रहे हैं। अब सुपरविजन को मैंने आपको 2 तरीके से एक्सप्लेन किया था। एक एज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, दूसरा कौन सा था? एक्ट एज अ सुपरवाइजर। और उसमें यही था कि हमारे जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, हम सीनियर्स उनके ऊपर नजर रखते हैं कि वो काम कैसा कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं या नहीं। सुपरवाइजर का मतलब ये होता है कि जो हमारे मैनेजमेंट और हमारे वर्कर्स के बीच के रिलेशन है वो अच्छे हो। हम अगर वर्कर की कोई पिटिशन है, कोई रिक्वेस्ट है, कोई सजेशन है, वो सुपरवाइजर हम तक लेके आता है और हमारे जो ऑर्डर्स हैं, हमारे जो रूल्स पॉलिसीज जो हमने बनाई है वो उन तक पहुंचाता है। ये काम होता है सुपरवाइजर का। तो सुपरविजन एज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि सीनियर्स जो है वो हमारे सबऑर्डिनेट्स के ऊपर नजर रख रहे और ये देख रहे कि वो काम ढंग से हो पा रहा है या नहीं। एज अ सुपरवाइजर इसका मतलब ये होता है कि हमारे रिलेशंस अच्छे हो मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में। वर्कर्स की जितनी प्रॉब्लम्स है, हमारे वर्कर्स की जितने भी इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, उनका सॉल्यूशन दे पाए और किसी भी तरीके से वर्कर और मैनेजमेंट को कोई प्रॉब्लम फेस ना हो। ये सबसे बड़ा उनका मोटिव होता है सुपरवाइजर का। ठीक है, अब मोटिवेशन का मतलब ये होता है किसी को पुश करना कि वो गोल्स अचीव कर पाए। बेसिक लैंग्वेज में मोटिवेशन का मतलब यही होता है। उसके बाद हमारे पास एक वर्ड होता है क्या? मोटिवेटर, यानी कि टेक्निक्स जो यूज की जाती है किसी इंसान को मोटिवेट करने के लिए। फिर एक वर्ड होता है मोटिव, इसका मतलब इनर फीलिंग हमारी क्या है, कभी कभार हमारा एम क्या है, हमारा गोल क्या है, उससे भी हम मोटिवेट होते। अब आप देख लोगे ये डायग्राम, इससे हम मैं मोटिवेशन को बताऊंगी। मान लो कोई हमारी नीड है या फिर कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ गए कि हमें किसी चीज की जरूरत है और वो चीज पूरी करनी है,
नाउ वी विल सर्च। क्या होगा, कोई चीज पूरी करनी है, उसकी टेंशन होगी कि वो कैसे पूरी होगी, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से मैं उस चीज को पूरी कर सकती हूँ। उसके बाद जब वो फाइनली मेरी नीड सेटिस्फाई हो जाएगी, उसके बाद मेरी टेंशन भी खत्म हो जाएगी। तो ये साइकिल बेसिकली रिवॉल्व होता है हमारे मोटिवेशन में। अब मान लो, सपोज करो कोई एक जूनियर क्लास का एम्प्लॉय है, अब वो लगा है काम पे, उसकी नीड क्या है, अच्छा पैसा कमाना, रोटी कपड़ा मकान, बेसिक नीड्स बेसिकली। अब कोई हाई पोस्ट पे कोई हमारा सीईओ है, उसकी नीड क्या है कि लाइफ में पीस ऑफ माइंड हो, उसके लिए हर चीज मैनेज्ड हो, उसको सोशल रिलेशनशिप्स भी बनाने हैं, उसको एक ऑर्डर मेंटेन करना है, ऑर्डर मीन्स स्टेटस मेंटेन करके रखना है। पहला फीचर है इंटरनल फीलिंग। इंटरनल फीलिंग का मतलब, एग्जांपल लेते हैं, आप 12th वाले, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लेना होगा, और दिल्ली के किसी कॉलेज में नहीं, एसआरसीसी में, एलएसआर, जितने आपके फेमस कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन लेना होगा, या फिर कोई किसी और जाके कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। तो आप उसके लिए क्या कर रहे हो, आप खुद से मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, अच्छे से मार्क्स लाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि कॉमर्स में बेसिकली यू हैव अ सिंगल ऑप्शन कि आप अच्छी परसेंटेज ले आओ और उसके बेसिस पे आपको कॉलेज मिलता है। तो आप मोटिवेट किससे हो रहे हो, अपने इंटरनल फीलिंग से, अपने मोटिव से आप ऑटोमेटिकली मोटिवेट हो रहे हो, इसीलिए आप मेहनत कर रहे हो। कुछ बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं उनके पेरेंट्स, तो व्हाट दे आर यूजिंग टेक्निक्स कि वो कैसे मोटिवेट करें, लेकिन कुछ जो अपने आप हो रहे हैं मोटिवेट खुद से, अपने गोल से, तो दैट इज नोन एज इंटरनल फीलिंग। फिर है प्रोड्यूसर्स गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। ऑब्वियसली हम मोटिवेट क्यों कर रहे हैं, जिससे कि हम अपना गोल अचीव कर पाए। अब जब हम गोल अचीव करने के लिए ही मोटिवेशन करें, तो वो कैसा बिहेवियर प्रोड्यूस करता है, ऑब्वियसली गोल की दिशा में कि हाँ ये गोल मेरे को अचीव करना है, वही हमारा बिहेवियर होता है। उसके बाद कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका मतलब ये है, पॉजिटिव इट्स लाइक गिफ्ट्स, आपको कुछ गिफ्ट्स दे रहे हैं या आपकी मनपसंद चीजें कर रहे हैं। नेगेटिव इट्स लाइक पनिशमेंट्स दी जा रही है आपको किसी बात का डर है या आपको धमकी दी जा रही है, थ्रेट्स, आपको उस बेसिस पे आप मोटिवेट हो रहे हो। सो इट्स लाइक आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। जरूरी नहीं है कि मोटिवेशन सिर्फ पॉजिटिव होता है, नहीं, कभी कभार नेगेटिव मोटिवेशन का यूज भी किया जाता है। फिर है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ऑब्वियसली किसी की नीड पता लगाना कि हाँ दैट पर्टिकुलर पर्सन नीड्स दिस टाइप ऑफ थिंग, तो वो बहुत मुश्किल है। अब हर एक एम्प्लॉय जो आपके बहुत जूनियर लेवल पे काम कर रहा है, जरूरी नहीं कि उसको रोटी कपड़ा मकान ही चाहिए, माइट भी उसको बहुत लैविश जिंदगी जीनी है, वो सिर्फ बेसिक नीड्स नहीं चाहिए, उसको अपनी लाइफ प्रॉपर सेल्फ अकम्प्लिश्ड करनी है। तो देयर आर डिफरेंट पीपल एंड दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ नीड्स, तो उसको पता करना इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो ये हमारे फीचर्स थे। अब हायरार्की थ्योरी देखते हैं। हमारी 5 तरीके की नीड्स थी, अगर आपको याद हो। पहली थी हमारी बेसिक नीड, रोटी कपड़ा मकान। उसके बाद आती है हमारी सोशल नीड्स या फिर सिक्योरिटी नीड्स, करेक्ट। उसके बाद हमारा आता है क्या, एफिलिएशन नीड्स। फिर हमारी आती है स्टीम नीड्स, और फिर बंदा उस मुकाम पे पहुंच जाता है जहां उसकी सारी नीड्स पूरी हो चुकी थी। दैट इज नोन एज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। इसको मेरे को फर्दर एक्सप्लेन करने की तो जरूरत नहीं है ना, एक बार बता देती हूँ। बेसिक नीड एक इंडिविजुअल के लिए होती है रोटी कपड़ा मकान, और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती है सैलरी। ये बेसिकली आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए और ये इंडिविजुअल के लिए, ठीक है। सोशल या सिक्योरिटी नीड्स ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हुई आपकी जॉब सिक्योरिटी, ठीक है। इंडिविजुअल के हिसाब से हुई कि आपको अच्छी जगह मिले, आप सेफ रहो, आपके हेल्थ इश्यूज वगैरह जो भी है आप सेफ रहो, बेसिकली ये आपकी सोशल नीड्स होती है, ठीक है। एफिलिएशन, इसका मतलब ये होता है कि आपके फ्रेंड्स बने, आपके कलीग्स बने, आपको कंपनी में बिलोंगिंगनेस फील हो। तो मैं यहाँ पे बिलोंगिंगनेस लिख रही हूँ फ्रेंड्स की बजाय, आप समझ जाना।
ठीक है। एस्टीम नीड्स का मतलब होता है कि एक स्टेटस मेंटेन्ड हो आपका, कि जो आपने अपनी लाइफ में अचीव किया वो पता चले कि हाँ आज मैं इस पोजीशन पे हूं अपनी कंपनी की। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स यानी कि आपकी सारी नीड्स पूरी हो चुकी। तो ये फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। फाइनेंशियल का हमें पता है कि दे आर बेस्ड ऑन मनी, और ये नॉन मॉनेटरी हमारे इंसेंटिव्स होते हैं। फिर उसके बाद ये लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज के लिए होते हैं और ये हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज के लिए होते हैं। समझ गए होंगे? ये हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं और ये हमारी सोशल और एस्टीम नीड्स को पूरा करते हैं। समझ आ गया? मैंने अब डिफरेंस का पूरा चार्ट नहीं बनाया है, मैंने आपको बेसिकली रिवीजन करा रहे तो शॉर्ट में टॉपिक्स को समझाया है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम फेस हो रही हो या आपको लग रहा हो कि मैम ने इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया, तो हर एक टॉपिक के लिए वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो आप लोग आराम से। चलो रिवीजन कंटिन्यू करते हैं। पे एंड अलाउंसेस, यानी कि इसमें सिर्फ मतलब हमारी सैलरी से होता है कि हमें हमारी सैलरी टाइम से मिले और अच्छी सैलरी मिले, जितना हम काम कर रहे हैं उस हिसाब से हमें सैलरी मिले। बोनस का मतलब होता है जो हमने एक्स्ट्रा काम किया है, यानी कि हमारी सैलरी के ऊपर जो हमें एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है उसको हम बोनस कहते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग, अब मैंने इसमें बताया था कि मान लो अगर हम ज्यादा अच्छा काम करेंगे, हमारी कंपनी ज्यादा अच्छा प्रॉफिट कमाएगी, तो हमें इन रिटर्न वो पे बैक भी करेगी। तो मैंने कहा था कि अगर आपको 3 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, उसमें से मान लो अगर कंपनी ने अपने पास 1.5 करोड़ रुपए भी रख लिए, फिर भी वो 1.5 करोड़ रुपए जो बाकी के बचे हुए वो आगे लगा सकती है। इन्वेस्ट करने के बाद भी उसमें से मान लो वो 1 लाख अगर अपने एम्प्लॉयज को डिस्ट्रीब्यूट करे, फिर भी एम्प्लॉयज के लिए बहुत है। उसके बाद आता है को पार्टनरशिप। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी अपने शेयर्स कम दामों में अपने एम्प्लॉयज को बेचती है, जिससे कि एम्प्लॉयज को बिलोंगिंगनेस फील हो। फिर आते हैं प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि बिल्कुल हमारा डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम से मिलता हुआ है। फिर है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। इसमें आपके ग्रेचुटी आता है, आपका पेंशन आता है, ये सारी चीज होती है कि रिटायरमेंट के ऑलरेडी प्लान्स आपने अपनी कंपनी के साथ डिस्कस करके, जितना आप कंपनी के बारे में सोच रहे हैं कंपनी भी आपके बारे में सोच रही है। फिर है पर्क्विजिट्स, यानी कि हमारे पर्क्स। पर्क्स का मतलब होता है फैसिलिटीज जो आपको आगे प्रोवाइड कर रही हो कंपनी। आपके बेटे या बच्चों के एजुकेशन के लिए लोन या आपके हाउसिंग का लोन, डिफरेंट तरीके से डिफरेंट कंपनीज डील करती है और अपनी अलग अलग फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है अपने एम्प्लॉयज को। रिकॉग्नाइजेशन, इसका बेसिक मतलब ये होता है कि मैंने अगर कुछ काम अच्छा किया है तो मेरे को सबके सामने सराहना मिलनी चाहिए। दैट इज नोन एज रिकॉग्नाइजेशन। एप्रिशिएट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। अगर आप एक एप्रिसिएशन दे रहे हो किसी बंदे को, उसके कैबिन में जाके स्पेशली यू डिड अ वेल गुड जॉब, तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा जब 10 लोग देख रहे हो और आप उसको एप्रिसिएशन दे रहे हो, यस यू डिड अ ग्रेट जॉब, तो वो डिफरेंस होता है। रिकॉग्नाइजेशन का मतलब ये। प्रमोशन का मतलब ये है कि हम अपने करियर के एडवांसमेंट के बारे में सोच रहे हैं। जैसे कि मान लो अगर मैं आज एक जूनियर लेवल पे काम कर रही हूँ, लेकिन अगर हम अपने एम्प्लॉयज से धीरे धीरे डेलीगेशन जो हम करते हैं, बेसिकली वो इसका रिजल्ट होता है कि हम फ्यूचर मैनेजर्स डेवलप कर रहे हैं, दैट इज नोन एज प्रमोशन। फिर आपका है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, कि अपने डिसीजंस या अपनी कोई पॉलिसी पास करने से पहले आप कुछ एम्प्लॉयज को पार्टिसिपेट करवा रहे हो, या किसी भी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की मर्जी है कि आउट ऑफ चिट आप निकलवा रहे हो, या सब एम्प्लॉयज के व्यू पॉइंट सजेशंस लेने के बाद आप कोई पॉलिसी जब पब्लिश कर रहे हो या रूल बुक में ला रहे हो, वो होता है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। फिर जॉब एनरिचमेंट, ये बहुत ध्यान से सुनना। इसका मतलब ये होता है कि हमारी जॉब जो एम्प्लॉयज को आपने दी है उसको बहुत इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। कैसे? ना ही ज्यादा इजी ना ही ज्यादा डिफिकल्ट, बट हाँ इट शुड बी फुल ऑफ चैलेंजेस, कि लोगों को मजा आए। ऐसा ना हो कि चुटकी बजाई काम हो गया।
ऐसा भी नहीं होना चाहिए, या फिर आप लगे हुए हो घंटों तक आपसे काम हो ही नहीं रहा। तो काम ऐसा होना चाहिए आपके स्किल से रिलेटेड और आप अच्छे से उसको कर पाओ, ठीक है। फिर है स्टेटस। स्टेटस का मतलब होता है अथॉरिटी, एक पोजीशन जो है आपकी, योर ड्रेसिंग, योर पर्सनालिटी शुड रिफ्लेक्ट योर स्टेटस यू हैव इन द ऑर्गेनाइजेशन। मान लो अगर कोई पर्सन आ रहा है, कोई हायर अथॉरिटी का है, तो उसको देखते ही पता चल जाता है यस ही इज द मैन और शी इज द वुमेन, कि अब वो आपकी प्रेसिडेंट है, आपकी सीईओ है, वट एवर इट इज। और एक अगर लोअर लेवल का क्लर्क आ रहा है तो वो भी अलग पता चलता है कि हाँ यार ये बंदा कोई काम करता हो। तो आपका स्टेटस, आपकी पर्सनालिटी, आपकी अथॉरिटी रिफ्लेक्ट करती है। फिर है जॉब सिक्योरिटी, ये बहुत जरूरी है। हर बंदा या हर पर्सन जो काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, दे ऑलवेज हैव अ फियर कि आपको कभी भी जॉब से निकाल सकते हैं। प्राइवेट जॉब्स का कोई श्योरिटी नहीं होती है, लेकिन अगर आप काम अच्छे से कर रहे हो, आप अपनी पूरी डेडिकेशन से कर रहे हो, तो मेरे को नहीं लगता कि आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हमारी बुक में जैसे एक्सप्लेन किया गया है, उसमें ये है कि कभी कभार कंपनियां करती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेती है कि 1 साल तक या 2 साल तक का बॉन्ड है, आप कंपनी छोड़ नहीं सकते। उसमें एम्प्लॉयज क्या करते हैं, वो लाइटली ले लेते कि अब तो यार आप कंपनी छोड़ नहीं सकते, अब तो हम निकाले नहीं जाएंगे, अब हम काम करें या ना करें, दैट डजंट क्रिएट अ डिफरेंस। और वही ये चीज गलत है। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, इसका मतलब ये होता है कि हम एम्प्लॉयज को एनकरेज कर रहे हैं कि यस दे शुड ट्राई न्यू थिंग्स, और उनको हम इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो अपनी स्किल्स और बढ़ा सके। फिर ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट पॉजिटिव है तो आपका पॉजिटिव एटमॉस्फेयर आपके काम में भी रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन वही अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट नेगेटिव है, लड़ाई झगड़ा चलता ही रह रहा है, तो कोई भी अपना काम डेडिकेशन के साथ या फुल फोकस के साथ नहीं कर पाएगा। चलो हमारा मोटिवेशन वाला एलिमेंट खत्म हो गए। लीडरशिप, लीडरशिप का मतलब होता है कि एक हमारा लीडर है, उसके फॉलोअर्स है। एक इन्फ्लुएंस करना किसी के बिहेवियर को, या कन्विंस करना कि जो हम कह रहे हैं वो सही है, वो होता है हमारे लीडर का काम। तो लीडर के फीचरशिप में ऐसी बता देती हूँ। फीचर्स क्या होंगे, पहला है इन्फ्लुएंस करना दूसरों को, दूसरा है कंटिन्यूअस प्रोसेस, तीसरा है लीडर और उसके फॉलोअर्स के बीच में एक रिलेशन मेंटेन करना कि हाँ लोग उसकी बात से कन्विंस हो पाए। ये बहुत बड़ा फीचर होता है लीडरशिप का। अब हमारे पास 3 तरीके की लीडरशिप थे, एक था ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और फ्री रेंज। नाम से ही पता चल रहा है, ऑटोक्रेटिक यानी कि हिटलर, बेसिकली इसको डायरेक्टली हिटलर से रिलेट कर लिया करो आप लोग। डेमोक्रेटिक यानी कि हमारी कंट्री, दैट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री। फ्री रेंज यानी कि सबऑर्डिनेट्स, वी द पीपल आर इन पावर, हम खुद ही पावर में हैं। अब पहला है डिसीजन मेकिंग। मैंने आपको बोला था कि मैं डिफरेंस के थ्रू ही आपको एक्सप्लेन करूंगी, तो वही है, ये डिफरेंस अच्छे से देख लेना। अगर बाय चांस आपको एग्जाम में पूछा जाए डिफरेंस, तो आप ये लिख पाओ तीनों चीजों के बीच में, और ये आपको एक्सप्लेन करने में भी इजी रहेगा अगर आपको कभी एक्सप्लेन करना हो। पहला है डिसीजन मेकिंग, तो कौन लेता है डिसीजन? ऑटोक्रेटिक में लीडर, डेमोक्रेटिक में लीडर और सबऑर्डिनेट्स मिलकर, क्योंकि वो कंसल्ट करता है लीडर, और फ्री रेंज में सबऑर्डिनेट्स। फिर है फोकस, इसका फोकस किस पे होता है? बॉस पे, क्योंकि बॉस ही पावर में है। इसका ग्रुप पे जो लोग मिलकर डिसीजंस ले रहे हैं, और इसका सिर्फ और सिर्फ सबऑर्डिनेट्स पे। फिर है डेलीगेशन, ऑटोक्रेटिक में कोई डेलीगेशन नहीं होता क्योंकि लीडर ही सब कुछ करता है। डेमोक्रेटिक में पार्शियल होता है, थोड़ा लीडर करता है, थोड़े सबऑर्डिनेट्स करते हैं। लेकिन फ्री रेंज में कंप्लीट डेलीगेशन होता है, यानी कि सबऑर्डिनेट्स के पास ही सारी पावर्स होती हैं। फिर है अपॉर्चुनिटी, दैट मीन्स आप इसको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी लिख सकते हो कि एम्प्लॉयज का होता है या नहीं। अपॉर्चुनिटी ऑटोक्रेटिक में मिलती है नहीं, डेमोक्रेटिक में थोड़ी बहुत स्कोप होता है कि डेवलपमेंट हो जाए, क्योंकि आप चीजें सीख रहे होते हो, और इसमें पूरा स्कोप होता है क्योंकि हर डिफिकल्टी आपने खुद से फेस की है। फिर है डिसिप्लिन, ऑटोक्रेटिक वाले बहुत डिसिप्लिन होते हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर ऑर्डर्स नहीं माने तो क्या पनिशमेंट या क्या हमारे साथ होगा। डेमोक्रेटिक वाले ऑर्डर्स
मान लेते हैं, कभी कभार नहीं भी मान सकते, तो वो डिसिप्लिन भी हो सकते हैं और इनडिसिप्लिन एट द सेम टाइम। लेकिन फ्री रेन वाले सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने काम नहीं किया तो उनके ऊपर ही सारा ब्लेम आएगा। फिर है रोल ऑफ लीडर। यहाँ पे लीडर कैसा है? एक स्ट्रिक्ट मैनेजर है जो सिर्फ ऑर्डर देता है। यहाँ पे एक लीडर कैसा है? टीम मैनेजर है जो कंसल्ट करता है। और यहाँ पे लीडर कैसा है? सिर्फ एक कॉन्टैक्ट पर्सन है जो इंफॉर्मेशन लाता है काम पूरा करने के लिए। दैट्स इट। फिर है कम्युनिकेशन। यहाँ पे कम्युनिकेशन ऐसे मूव करता है, यहाँ पे कम्युनिकेशन ऐसे मूव करता है, और यहाँ पे आप कैसे भी मूव करा सकते हो। फिर है मोटिवेशन टेक्निक। ये एग्जाम्पल है नेगेटिव मोटिवेशन का, थ्रेट्स, पनिशमेंट्स। ये है पॉजिटिव, रिवॉर्ड्स, रिकॉग्नाइजेशन, स्टेटस। फ्री रेन है सेल्फ मोटिवेटेड होते, क्यों? क्योंकि उन्होंने सब कुछ खुद से देखना। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब होता है दो लोग आपस में बात करें, दो या दो से ज्यादा, एक नहीं होगा। इट इन्वॉल्व्स टू और मोर पीपल टू क्रिएट और शेयर इंफॉर्मेशन विद वन अनदर, दैट इज नोन एज कम्युनिकेशन। आप कम्युनिकेशन का प्रोसेस, पहला होता है सेंडर, जो इंफॉर्मेशन या आइडिया या थॉट जो भी है वो भेजना चाहता है, किसको? रिसीवर को, जो रिसीव करता है। फिर आते हैं मैसेज पे। मैसेज का मतलब है कोई भी आइडिया, थॉट, व्यू पॉइंट, ओपिनियन, जो भी आप रिसीवर को भेज रहे हैं। फिर आता है मीडिया। अब वो मैसेज भेजता किसके थ्रू है? चैनल, उसको हम मीडिया कहते हैं। किस मीडियम से वो भेजा जा रहा है। एनकोडिंग का मतलब होता है कि उसको कोड लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, जिससे कि हमारा कोई भी मैसेज समझ ना पाए। आप कंप्यूटर लैंग्वेज भी लिख सकते हो या कोई भी ऐसी लैंग्वेज जो किसी और को समझना है, इनकोड कर देना अपने मैसेज को कि रिसीवर के अलावा कोई वो बंदा उसको समझ ना पाए। फिर डिकोडिंग होती है रिसीवर से पहुंचने से पहले, क्योंकि जो मैसेज इनकोड किया है वो डिकोड भी तो होगा, तभी तो रिसीवर को समझ आएगा। और फिर रिसीवर वो मैसेज रिसीव करने के बाद अपना फीडबैक देता है, यानी कि सीए पता चलता है कि जो मैसेज सेंडर ने रिसीवर को भेजा था, जिस इंटेंशन से भेजा था, वो समझ गए, यानी कि दे हैव रीच्ड टू अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। नॉइस होता है कोई भी डिस्टर्बेंस जो आपके मैसेज या आपकी कम्युनिकेशन के टाइम पे आया है, उसको हम नॉइस कहते हैं। इसको हम डिस्टर्बेंस का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि ये डिस्टर्बेंस किसी भी तरीके से हो सकता है। शोर शराबे की वजह से, पुअर नेटवर्क की वजह से, किसी भी तरीके से आपको डिस्टर्बेंस फेस हुआ है, दैट इज नोन एज नॉइस। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क, फॉर्मल और इनफॉर्मल साथ साथ ही पढ़ेंगे। सिंगल चेन और सिंगल स्टैंड सेम होता है कि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है, एक सीक्वेंस में ही बात होती है। फिर है व्हील नेटवर्क। व्हील नेटवर्क का मतलब है कि सुपीरियर जो है वो अपने सबऑर्डिनेट से बात करेगा और सबऑर्डिनेट सिर्फ और सिर्फ अपने सुपीरियर से बात करेंगे, यानी कि ये आपस में बात नहीं कर सकते। समझ में आया? गॉसिप नेटवर्क का मतलब होता है कि आप नॉन सिलेक्टिव बेसिस पे किसी भी इंसान से बात कर रहे हो। ठीक है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, नॉन सिलेक्टिव, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में आप सिलेक्टिव बेसिस पे ही बात कर रहे हो। अगर तुम डायग्राम देख रहे हो तो इसने इन 4 बंदों को छोड़ दिया, बाकी सबसे बात की, दैट मीन्स ये सिलेक्टिव बेसिस पे बात करता है, नॉन सिलेक्टिव बेसिस पे नहीं। क्लस्टर का मतलब है जिस पे आप ट्रस्ट करते हो सिर्फ उसी से बात करते हो। ठीक है, ये कॉमनली यूज होता है ऑब्वियसली। फिर आते हैं सर्कुलर पे। सर्कुलर का मतलब ये है कि ये बंदा इससे भी बात कर सकता है, इससे बात करता है, बस इससे और इससे बात नहीं कर सकता। ऐसे ही ये इससे बात कर सकता है और इससे बात कर सकता है, इससे और इससे बात नहीं कर सकता है। यानी कि सर्कुलर मोशन पे आप सिर्फ और सिर्फ एडजॉइनिंग 2 लोगों से बात कर सकते हो, और यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत स्लो होता है। फ्री फ्लो में ये एक तरीके से ग्रेपवाइन का ही पार्ट होता है, फास्ट होते हो कि आप किसी से भी कैसे भी बात कर सकते हो। फिर आता है इन्वर्टेड वी, यानी कि
दो सबऑर्डिनेट सुपीरियर से तो बात कर सकते हैं, लेकिन सुपीरियर के सुपीरियर से भी आप बात कर सकते हो, जैसे कि गैंग प्लैंक में था। करेक्ट, आप दो सबऑर्डिनेट इससे बात कर सकते हो सुपीरियर से, लेकिन सुपीरियर के सुपीरियर से भी आप बात कर सकते हो। अच्छा, पहले इंपॉर्टेंस क्या है? इनिशिएट एक्शन। दूसरा, बैलेंस या स्टेबिलिटी मेंटेन करता है ऑर्गेनाइजेशन में। तीसरा, एनवायरमेंटल के अकॉर्डिंग जो जो चेंजेस हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आने जरूरी है उनको लेके आता है। चौथा, ये देखता है कि जो एम्प्लॉयज है या सबऑर्डिनेट्स है उनकी स्टेबिलिटी फुली यूटिलाइज हो रही है या नहीं। और लास्ट ये है कि वो एनकरेज करता है, फैसिलिटेट करता है हमारे एम्प्लॉयज के एफर्ट्स को ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि हम गोल अचीव कर पाए। चलो, इसी के साथ हमारे चैप्टर 7 का रिवीजन खत्म होता है।